अभी पूरी दुनिया यूएस ईरान युद्ध में व्यस्त है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ईरान ने गल्फ देशों की गैस सप्लाई को भी दुनिया भर के लिए, यूरोप और एशिया के लिए बंद करके रख दी है। ट्रंप की सोशल मीडिया पर धमकियां खत्म नहीं हो रही हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर अब आए दिन नए नए मिसाइल बरसते हुए देखोगे, ये दृश्य आपको दिखने को मिलते हैं। ऊपर से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में उथल पुथल चल रही है। लोग बुरे दिनों के लिए अपनी कमर कस रहे हैं। लेकिन इसी आपदा में अवसर ढूंढकर इजराइल लेबनान में कत्लेआम मचा रहा है। वहां तो वो अपना ही अलग गेम खेल रहा है। इजराइल ने इन नए हमलों में, इजराइल के नए हमलों में कम से कम अब 1000 लोग मारे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ कैंप्स में रह रहे हैं और वो शायद वापस भी ना आ पाए अपने घर, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह का बहाना देकर साउथ लेबनान को खाली करवा रहा है, डीपॉपुलेट करवा रहा है। शायद बाद में वहां इजरायली सेटलर्स जाकर रहना शुरू कर दे। इस खेल के बारे में, ये जो इजराइल लॉन्ग टर्म खेल खेल रहा है, हमने आपको डिटेल में इस एपिसोड में बताया था कि असली मकसद क्या है इजराइल का। अमेरिका की हालात ईरान के वजह से टाइट जरूर है, लेकिन इजराइल को इस युद्ध से पूरा फायदा मिल रहा है। यह युद्ध उनके लिए तो ब्लेसिंग है, यह तो उनके मंत्रीगण भी बोल चुके हैं। जो बर्बरता हमने गाजा में देखी थी, अब वो बर्बरता हम लेबनान में भी देख रहे हैं। मतलब निर्दोष लोगों को घर छोड़कर टेंट्स में अब अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। बिल्डिंग्स, घर ताश के पत्तों के तरह गिराए जा रहे हैं। बैंड केमिकल व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इतना खतरनाक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के देशभक्त के एपिसोड में इसीलिए समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के साथ साथ युद्ध के बीच में यह लेबनान पर हमला और कब्जा क्यों चल रहा है। क्या है हिजबुल्लाह, जिसका हवाला देकर इजराइल एक नया नरसंहार की तैयारी कर रही है। कैसे 60s में जिस बेरूट को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, आज उसको धूल में मिलाया जा रहा है। क्या लेबनान को दूसरा गाजा बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी एक बार फिर से एक और गाजा देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेगा? और क्यों यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू हिटलर से भी बदतर साबित हो रहे हैं? पिछले 48 घंटों में नेतन्याहू का नकाब अमेरिका और दुनिया के सामने कुछ हद तक उतरा। पहले तो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो अटैक किया गया है, जिससे दिक्कत अमेरिका को ज्यादा होने वाली है, ज्यादा गैस और तेल के प्राइसेस के वजह से। और उसके बारे में हमने आपको डिटेल में इस एपिसोड में भी बताया कि कैसे मिली साठगांठ तो होती है, लेकिन गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जा रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में। और अब आया है ये जो अपमानजनक टिप्पणियां हुई हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, जो नेतन्याहू ने किया, यह कह के कि क्राइस्ट की अच्छाई जंगीज खान की शक्ति के सामने टिक ना पाती। बेसिकली कहने का मतलब है जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास मिसाइल है, जिसके पास बंदूक है, वही सही होगा, वही जीवित रहेगा। Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. इससे आपको सोच समझ में आती है, इससे आपको थिंकिंग समझ में आती है इजराइल और नेतन्याहू की क्या है। इसीलिए शायद अमेरिका भी अब सवाल पूछ रहा है कि कैसे एंटी क्राइस्ट इंसान को हम इतनी मदद पहुंचा रहे हैं। बाद में नेतन्याहू ने भी समझा कि भैया पासा उल्टा पड़ गया है, तो उसके और उसके आईटी सेल ने खूब कोशिश की ये बताने की कि वो तो सिर्फ विल डुरांट को कोट कर रहे थे। लेकिन जायनिस्ट का क्या सोचना है क्रिश्चियंस के बारे में, कैसे वो क्रिश्चियंस पर थूकते हैं, वो इजराइल के अखबारों में अक्सर छपता है, किसी से छुपा नहीं है। शायद इसीलिए इजराइल को अमेरिकन पॉलिटिक्स से अब दूर रखने की एक मुहिम शुरू हो गई है। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी? क्या यह रियलाइजेशन अमेरिका में बहुत देर से हुई है? नए गाजा या लेबनान में हो रहे इस कत्लेआम को समझने के लिए पहले इस जगह की जियोग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। लेबनान मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 60 लाख के आसपास है। इसकी राजधानी बेरूट है, जिसे एक समय में मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता था। इसके सदर्न बॉर्डर में है इजराइल, ईस्ट में है सीरिया। 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में इजराइल कम से कम 1000 लोगों को इस एरिया में मार चुका है। करीबन 100 महिलाएं, 40 हेल्थ वर्कर्स और 118 बच्चे शामिल हैं। 118 बच्चे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप टटोलोगे तो कोई ज्यादा जिक्र नहीं मिलेगा। 60 लाख की आबादी वाले देश में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, रास्ते के किनारे टेंट लगाकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और वहीं उन्हें रहना भी पड़ेगा शायद अनंत काल तक, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि ये लोग अब अपने घर वापस नहीं जा सकते जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इजराइल की जनता अब सुरक्षित है।
अब जैसा कि आप जानते हो कि इजराइल की जनता हमेशा खतरे में रहती है, सुरक्षित तो कभी रहती नहीं है, उनके जान माल में तो हमेशा खतरा रहता है। इजराइल को इतना खतरा है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के हिसाब से सिर्फ इन नए हमलों में इजराइल ने करीबन 400 से ज्यादा हमले लेबनान पर किए हुए हैं। इतनी अंधाधुंध तरीके से हमला किया गया है जिससे दो चीजें साबित होती हैं, या तो इजराइल को पता ही नहीं कि हिजबुल्लाह कहां है, दे हैव नो आइडिया, या फिर हिजबुल्लाह तो सिर्फ एक बहाना है। लेबनान की जनता को उनके घरों से हटाना यही असली निशाना है। पूरे लेबनान को एक नया गाजा बनाने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले हमले ज्यादातर आपको सदर्न लेबनान और बेरूट के सदर्न पार्ट्स में होते दिखेंगे। इजराइल ने ईस्टर्न लेबनान के बेका वैली और बालबेक रीजन्स में भी बॉम्बिंग तेज कर दी है। एक एक करके सारे ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है ताकि पूरे सदर्न लेबनान की कनेक्टिविटी बाकी देश से खत्म कर दी जाए। चाहे मीडिया के लोग ब्रिज पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करें और मर जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें कुछ तबाह करना है तो हम तबाह करके रहेंगे। यही मोटो है आईडीएफ का, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप लाइव कैमरा पर क्यों ना हो। 16 मार्च 2026 को इजरायली सेना ने ऑफिशियली ऐलान किया कि वो सदर्न लेबनान में लिमिटेड एंड टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। मतलब इजरायली टैंक्स और उनकी सेना लेबनान के अंदर घुस चुकी है। पूरे जोश के साथ लूटपाट मचाया जा रहा है। पता नहीं ये कौन सा एंटी हिजबुल्लाह ऑपरेशन चल रहा है। और बॉर्डर के आसपास तो सारे बिल्डिंग्स को धूल में मिला दिया जा रहा है, चाहे वो ऑफिशियल हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, सबको निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है। दाहिए बेरूट के दक्षिणी हिस्से पर आता है। वो एक बड़े कॉलोनी की तरह है जिसमें करीबन 10 लाख लोग रहते हैं। इजरायली वॉरप्लेन्स ने यहां सारे इलाके को अपना निशाना बनाया। पूरे इलाके में 10 दिन में इसे मलबे में तब्दील कर दिया। यह दृश्य हमने पहले भी कहीं देखा है, हाल ही में गाजा में। आलम यह है कि बॉम्बिंग से लोग जहां मर रहे हैं उन्हें वहीं दफना दिया जा रहा है, क्योंकि उनके घरों तक, होम टाउन तक बॉडी को ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सबको टारगेट किया जा रहा है। 12 मार्च को इजरायली आर्मी ने एक बड़ा फरमान जारी किया कि जितने भी लोग लितानी रिवर से लेकर जैरानी रिवर तक रहते हैं उन्हें इस जगह को खाली करना पड़ेगा, इससे पहले कि इजराइल इधर बॉम्बिंग शुरू कर दे। लेबनान के 40 किलोमीटर अंदर तक यह फरमान गया है। ये जो पूरी एरिया की बात करी जा रही है, जिसको खाली करने की बात हो रही है, करीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसको कवर करता है। यह पूरे देश का करीबन 14-15% है। एक इजरायली कप्तान का कहना है कि हम बस जीना चाहते हैं, हमें जमीन थोड़ी ना ऑक्यूपाई करना है, हम तो ये खाली करवा रहे हैं, डीपॉपुलेट करवा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे गाजा में भी, अरे उन्हें जीना ही तो था, सर्वाइवल के लिए इजराइल ये जंग लड़ रहा था, वैसे ही ये जंग अब लेबनान में लड़ा जा रहा है। इस सर्वाइवल के बाद गाजा का क्या हाल हुआ है सबने देखा है, और वही हाल, वही बर्बरता आप फिर से देखने वाले हो अगले कुछ दिनों में। इजराइल के लिए यह सर्वाइवल इतना जरूरी हो चुका है कि इस सर्वाइवल के लिए लेबनान के रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट फास्फोरस एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते ही तुरंत आग पकड़ लेता है, भीषण आग पकड़ लेता है। इतना भयानक इसका टेम्परेचर हो जाता है कि पानी से भी यह नहीं बुझता है। एक फास्फोरस बॉम्ब हवा में जब फटता है तो 125 से 250 मीटर के दायरे में यह फिर बिखर जाता है। यह इतनी गर्मी से जलता है कि इंसान की चमड़ी को यह पिघला सकता है। और अगर आपने मरहम पट्टी कर भी दी, मेडिकल इमरजेंसी सप्लाईज भी आपके पास हैं, तो जब ड्रेसिंग के लिए आप पट्टी खोलोगे तो दोबारा ऑक्सीजन पाते ही यह फिर से आपकी चमड़ी के ऊपर आग पकड़ सकता है। इतना ज्यादा खतरनाक है यह केमिकल, यह हथियार। इसीलिए जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यह वेपन बैंड है और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, खासकर कि सिविलियन एरियाज में। लेकिन नियम क्या होता है? ना हिटलर को किसी नियम ने रोका, ना नेतन्याहू को कोई नियम रोक सकता है। वो बार बार व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल सिविलियंस को टारगेट करने के लिए करते आए हैं और बर्बरता यही नहीं रुकती है। इन बीते 2 सप्ताहों में ही अगर हम बात करें तो इजराइल करीबन 70 हेल्थ सेंटर्स,
करीबन 40 एम्बुलेंसेस पर हमला कर चुका है, 40 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को मौत के घाट उतार चुका है। इस कत्लेआम के बीच में 5 मेजर हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। गाजा में भी अक्टूबर 7 हमास आतंकी हमलों के बाद यही हमें पैटर्न देखने को मिला था। 2 सालों के अंदर अंदर 1700 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। हर जगह वही पैटर्न है। हम तो टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, अब बीच में बच्चे आ जाते हैं, बीच में डॉक्टर आ जाता है, बीच में मीडिया आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं? वो अपने आप मर जाते हैं। इजराइल अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीनियन, 3 मिलियन से ज्यादा इरानियन और 1 मिलियन से ज्यादा लेबनीज लोगों को उनके घरों से बेघर कर चुका है। यह पृथ्वी के अब तक के इतिहास में अगर आप किसी मात्रा में विक्टिम्स की बात करो जो अपने ही देश में बेदखल हो चुके हैं, 6 मिलियन से ज्यादा लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिए गए हैं इजराइल द्वारा। लेबनान आज एक जीता जागता उदाहरण है उन लोगों के लिए जो समझ रहे थे कि इजराइल गाजा में हमास के वजह से था, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, इजराइल हैड अ राइट टू एग्जिस्ट के लिए लड़ रहा था। हिटलर भी इसी तरीके से जर्मनी का अपमान का बदला ले रहा था, जर्मनी की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों को निगल रहा था। आज वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और खुले में। लेबनान में आज जो चल रहा है वो एक दिन में नहीं हुआ था। इजराइल और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के बीच में टेंशंस बहुत टाइम से सुलग रहे थे, इस पर कोई डिबेट नहीं है। और यही टेंशंस मार्च 2026 आते आते फट जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास इजराइल पर एक आतंकी हमला करता है जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे जाते हैं, 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लेता है हमास। अगले ही दिन इजराइल गाजा पर आक्रमण शुरू कर देता है। 8 अक्टूबर हिजबुल्लाह लेबनान से रॉकेट फायर करना शुरू करता है इजराइल के ऊपर। उसका संदेश, हम गाजा के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह के लिए ये जो रॉकेट्स, ड्रोन्स, गाइडेड मिसाइल का सिलसिला, इजराइल की जवाबी कार्रवाई, ये तू मैं 1 साल तक चलती है। फिर कुछ ऐसा होता है जो फिल्मों में भी नहीं होता है। 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे पेजर्स, वॉकी टॉकीज अचानक से फटने शुरू हो जाते हैं। इस पूरे हमले में 2 बच्चों समेत 30 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं जिसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स थे। ऐसा दिमाग लगाया गया था जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था कि इनके सप्लाई चेन में इंफिल्ट्रेट करके पेजर्स पे, वॉकी टॉकीज में छोटे छोटे बॉम्ब, छोटे छोटे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगा दिए जाए। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था कि यह कैसे सबसे सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था इजराइल के इतिहास में। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक हंटिंग सीजन की शुरुआत थी। इस सक्सेस के बाद सितंबर अक्टूबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को एक एक करके खत्म कर दिया। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह, जो पिछले 32 सालों तक हिजबुल्लाह के लीडर थे, द फेस ऑफ हिजबुल्लाह थे, इजराइल ने उनके लोकेशन को पता करते ही उनके बिल्डिंग के ऊपर करीबन 80 बम गिरा दिए। हसन नसरल्लाह वहीं खत्म हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद इजराइल लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू कर देता है जिसमें अक्टूबर 7 के बाद 13 महीने चले इस कॉन्फ्लिक्ट में लेबनान में 4000 के आसपास लोग मारे जाते हैं, 130 इजरायली भी मारे जाते हैं। फाइनली 26 नवंबर 2024 यूएस और फ्रांस मिलकर दोनों के बीच में एक सीज फायर का ऐलान करते हैं कुछ नियम के तहत। हिजबुल्लाह लितानी रिवर के नॉर्थ में विड्रॉ कर जाएगा। इजराइल करीबन 50-60 दिनों में लेबनीज टेरिटरी वापस करेगा। लेबनीज आर्मी यहां 5000 सोल्जर्स साउथ में तैनात करेगा। यूएन रेजोल्यूशन 1701 अब लागू हो गया जिसमें हिजबुल्लाह को हथियार भी त्यागने पड़ेंगे। लगता था कि शायद अब शांति की बहाली यहां हो पाएगी, सीज फायर लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नवंबर 2024 सीज फायर के बाद से मार्च 2026 मैंने अब तक 15 महीने इजराइल ने लगभग रोजाना लेबनान में हमले अपने जारी रखे हैं। 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस सीज फायर के दौरान, जैसा कि गाजा में भी हमें दिखने को मिलता है। सीज फायर का कोई मतलब होता नहीं है। फिर दिन आता है 28 फरवरी 2026 जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट मिलिट्री अटैक कर दिया और इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी के साथ ईरान के टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया। 40 साल से हिजबुल्लाह को फंड, आर्म और आइडियोलॉजिकली गाइड करने वाला बंदा अब मारा जा चुका था। हिजबुल्लाह के लिए यह एक पर्सनल और स्ट्रेटेजिक दोनों तरीके का एक धक्का था।
2 मार्च 2026 खमीनी के मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह इजराइल पर फिर से 1 साल शांत रहने के बाद लगातार एक के बाद एक रॉकेट और ड्रोन से इजराइल पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके जवाब में इजराइल ने उसी रात से लेबनान में धमाका करना शुरू कर दिया। यह सुनकर तो आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, इजराइल भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है या एक बड़ा गेम खेला जा रहा है? अगर आपको यह क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो सुनिए क्या कह रहे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट। नेतन्याहू हिटलर से भी बदतर है, यह कहना है अर्दोआन का। अब यह क्यों कह रहे हैं अभी समझते हैं, लेकिन सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। Netanyahu ve katliam şebekesi barbarlıkta Hitler'i çoktan geride bıraktı. अर्दोआन कहते हैं नेतन्याहू हिटलर से बदतर ही नहीं है, हिटलर से ज्यादा अमीर है। ही इज रिचर देन हिटलर, क्योंकि उनको अमेरिका का साथ है। अब आप सोचिए अगर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जाता, हिटलर और अमेरिका एक साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ते तो फिर क्या होता? अमेरिका आज वही कर रहा है। इजराइल जो कहता है अमेरिका वही करता है। इजराइल को कभी कभार दुनिया को दिखाने के लिए डांट फटकार देता है, लेकिन सुनता वो इजराइल की ही है, मानता वो इजराइल की ही है। पपेट बन चुका है अमेरिका इजराइल का। गाजा को आज के मॉडर्न डे ओपन कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता है, और यह अर्दोआन ने खुद कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। हिटलर तो कम से कम बहुत ज्यादा एफर्ट लेता था, अपने कंसंट्रेशन कैंप को छुपा के चलाता था। यहां तो खुले में कंसंट्रेशन कैंप चलता है, खुले में बर्बरता होती है और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लेकिन इजराइल जानता है कि इंफॉर्मेशन की कितनी शक्ति होती है, पब्लिक को कैसे शेप करती है इंफॉर्मेशन। इसीलिए इजराइल के टारगेट में खासकर की जर्नलिस्ट्स होते हैं। इसीलिए, और हम अगेन ये सारी हेडलाइंस नहीं पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 मिलाकर भी जितने पत्रकार नहीं मारे गए थे वो 2025 में ही मारे गए हैं, वो इजराइल ने ही मारे हैं। 250 तो पैलेस्टीनियन रिपोर्टर्स को ही मौत के घाट इजराइल ने उतारा है। चुन चुन कर मारे जाते हैं जर्नलिस्ट, जिससे सच्चाई जो है वो बाहर ना आ पाए। अच्छा चलिए हटाइए अर्दोआन को, वो तो डिक्टेटर खुद भी है, मुस्लिम अपीजमेंट का एंगल भी है, वो अपने देश के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आप हॉलीवुड में भी देखो तो बहुत अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हॉलीवुड में आप इजराइल के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको एंटी सेमाइट बोला जाएगा और आपका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन तब भी ऑस्कर विनिंग स्पेनिश एक्टर जैसे हार्वियर बर्देन ने कहा है कि इजरायली आर्मी जो है वो नाज़ीज की तरह काम करते हैं। वही लॉजिक, वही टेरर, वही डीह्यूमनाइजेशन आईडीएफ लगाती है पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर जो एक टाइम पर नाज़ीज लगाया करते थे। ये जो किलिंग्स हो रही हैं, ये कंपैरिजन इसलिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो किलिंग हो रही है, चलिए आप रिपोर्टर्स को मार डाल रहे हो, लेकिन तब भी पूरी दुनिया के सामने रियल टाइम वीडियो है, सैटेलाइट इमेजरी है, तबाही है, लाइव रिपोर्ट्स हैं। तो हॉलोकास्ट में जो नाजी जर्मनी में किया था वो सीक्रेसी से किया था, कोडेड वर्ड्स में किया था, फाइनल सोल्यूशन बोल के किया था, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके किया था। यहां सब कुछ खुलेआम हो रहा है। यूएन भी कह रहा है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कह रहा है कि हमने इशू कर दिया है वारंट, अब जो करना है कर लो। तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और पहले पैलेस्टाइन की अगर हम बात करें, 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 15-16 हजार तो सिर्फ बच्चे ही हैं। और वही लॉजिक अब वहां भी लगाया जा रहा है लेबनान में कि हम तो हिजबुल्लाह के पीछे जा रहे हैं। अब कितने बच्चे मरेंगे, कितने लोग मरेंगे, कितना डीपॉपुलेशन होगा, हमें पता नहीं। अब ऑर्डिनरी इजरायली क्या कहता है? ऑर्डिनरी इजरायली ये कहता है कि ये जो लोग हैं हमारे आसपास के देश में रहते हैं, जो गाजा में रहते हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, उनको आप मार सकते हो, वो तो इंसान है ही नहीं, उनको तो एनिमल्स की तरह देखा जाता है। इसीलिए जब कोई इजरायली किसी पैलेस्टीनियन को ऑन कैमरा भी कर दे, उनका सेक्सुअल असॉल्ट कर दे, तब भी उनको नेशनल हीरोज बना दिया जाता है। ऐसी मानसिकता चलती है, इतना डीह्यूमनाइजेशन चलता है जो हमें सिर्फ नाजी जर्मनी की ही याद दिला सकता है। एक 6 साल की बच्ची को आप गाड़ी से उड़ा दो, उसको रौंद के चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उधर वेस्ट बैंक की बात करें, जहां कोई हमास नहीं है, सेटलर वायलेंस आए दिन वहां बढ़े ही जा रहा है। इजरायली जाते हैं, पैलेस्टीनियन के घर में जाते हैं, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज गाजा की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो घर, अस्पताल, स्कूल, यूएन फैसिलिटी सब कुछ तबाह कर दिया गया है। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों के पास अभी
कहीं जाने को नहीं है। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अटेंशन पूरी दुनिया की अब आगे निकल गई है और इजराइल आशा कर रहा है कि लेबनान के साथ भी वही कर सके, क्योंकि लेबनान के पास तो कोई बैलिस्टिक्स है नहीं, लेबनान जवाब तो दे नहीं सकता है, तो लेबनान को हम रौंद सकते हैं। आप सोचो, एक देश जो ईरान बैठे लीडर्स को, साइंटिस्ट को उनके बेडरूम और बाथरूम में टारगेट कर सकता है मीलों दूर, उसको 1 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करने की दरकार क्यों पड़ती है, जरूरत क्यों पड़ती है? मारो, हिजबुल्लाह को मारो, हमास को मारो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो जेनोसाइड करने की कोशिश चल रही है वो क्यों हो रहा है? वेस्ट बैंक में तो कोई हमास भी नहीं है, लेकिन तब भी अगर अक्टूबर 2023 से बात करें तो 1000 लोग तो सिर्फ वेस्ट बैंक में मारे गए हैं। ये एथनिक क्लेंजिंग अगर नहीं है तो क्या है, जहां से आप लोगों को बाहर खदेड़ रहे हो और नए सेटलमेंट यूनिट्स वहां आप अलाउ कर रहे हो, हजारों नए घर बनवा रहे हो, उस जमीन पर अपना कब्जा कर रहे हो। हां, कंपैरिजन अनफेयर लगता है, बहुत लोगों को लगता है, कहीं कहीं मैं भी सोचता था कि यह कंपैरिजन अनफेयर है, क्योंकि हिटलर ने जो बर्बरता की थी, 6 मिलियन ज्यूज को जिस तरीके से मारा था, वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल आज खुले में यह काम कर रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो भी काफी अचंभे वाली चीज है। आप सोच के देखो कि अगर आज इजराइल अनाउंस कर देता है कि वो भी कंसंट्रेशन कैंप लगा रहा है, तो उसे रोकेगा कौन? अमेरिका रोकेगा, जर्मनी रोकेगा, इंग्लैंड रोकेगा? आज कोई इस बर्बरता को रोकने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है उसे असैसिनेट कर दिया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहता है कि हमने अरेस्ट के वारंट तो दे दिए हैं नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू तब भी जहां चाहे घूमते रहते हैं, उनको अरेस्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि चाइना बोलेगा तो चाइना सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, अपना इंटेंशन देखेगा, वो कहीं किसी सच्चाई के लिए उतरने वाला नहीं है मैदान में। तो अगर आप नैरेटिव की बात करो तो सबसे बड़ी जीत यही है इजराइल की कि नैरेटिव जीतना। जो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है ना, दुनिया के सामने हमेशा वही रहता है। हमास है, हिजबुल्लाह है या हूतीज है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यही अटैक करते हैं बार बार। इजराइल की कोई गलती नहीं होती है, इजराइल तो बेचारा रिएक्ट करता है, अपने आप को डिफेंड करता है, इसीलिए बदनाम हो रहा है। जो मारे गए वो तो हिजबुल्लाह हमास के ह्यूमन शील्ड्स थे, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। अब लेबनान की सरकार, आप सोचिए, हिजबुल्लाह को क्यों नहीं रोक पाई? ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह, बिकॉज ऑफ हमास। यही सोचना है एक एवरेज इजरायली का। When there is a war, it doesn't matter who your enemy is, you need to destroy their offspring to prevent them from creating more offspring. मैं तो ये भी लॉजिक मानने को तैयार हूं, चलो ह्यूमन शील्ड सब मर रहे हैं, लेकिन आपको सुनने में ताज्जुब होगा कि ये जो हमास इतना बड़ा हुआ, ये जो हिजबुल्लाह इतना बड़ा हुआ, ये बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये बात भी वेल डॉक्यूमेंटेड है, मल्टीपल इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेड है कि नेतन्याहू सरकार ने ही कतर को, हमास को फंड्स ट्रांसफर किए थे, सूटकेसेस भर भर कर कैश दिया था। एक आतंकी संगठन को नेतन्याहू ने पैसे क्यों दिए थे? क्योंकि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इहुद बाराक के अकॉर्डिंग नेतन्याहू की कैलकुलेशन यह थी कि अगर हमास गाजा कंट्रोल करेगा तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो आतंक नहीं चाहता था, वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहता था, इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड था। लेकिन अगर गाजा में कियोस हो, गाजा में हमास हो, तो 2 स्टेट सोल्यूशन हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा, आतंक का एक सहारा मिल जाएगा, बहसाकी मिल जाएगा। एक टेररिस्ट ग्रुप को जिंदा रखवाया गया जिससे पॉलिटिकल एजेंडा इजराइल का पूरा हो, और वो है 2 स्टेट सोल्यूशन कभी ना आने का। अब लेबनान में भी सेम गाजा स्टाइल मास बॉम्बिंग की जा रही है, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है और बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। जैसे गाजा में हमास को दोषी बताया गया था, लेबनान में हिजबुल्लाह को दोषी करार दे दिया गया है। पर विक्टिम्स दोनों ही जगह इजराइल ही रहेगा। भले ही अग्रेसर खड़े होने लायक ना बचे, लेकिन विक्टिम याद रखिए, नैरेटिव में विक्टिम हमेशा इजराइल ही रहेगा। दुनिया का सबसे ताकतवर टूल है नैरेटिव को कंट्रोल करना, जिसमें इजराइल ने महारथी हासिल करके रखी है। वहां इतनी हैवानियत चल रही है, लेकिन उसके बाद भी यूएस, यूरोप, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी के रखवाले एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। उनके पब्लिकेशन इजराइल का नाम तक नहीं लिख पाते हैं। कोई बम गिर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, जेनोसाइड हो जाता है, लेकिन इजराइल का नाम कोई ले नहीं सकता है। इतनी हिमाकत कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मोसाद उन्हें खत्म कर देगा। इजराइल की नजरों से देखा जाए तो यह सब जो कहेगा,
जो कुछ बोलेगा ये एपिसोड भी सब एंटी सेमाइट है, मने जूस के खिलाफ है, जो हॉलोकास्ट को सपोर्ट करते हैं। ये एक्सक्यूज बनाकर खुद ही हॉलोकास्ट किया जा रहा है, एक नया जेनोसाइड रचा जा रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी लेबनान में कोई किसी को बचाने के लिए आएगा। ना लेबनान के पास खुद भी कोई वेपन्स नहीं है, ना बैलिस्टिक मिसाइल है, तो वो मरते ही रहेंगे वहां लोग। और जब तक लोग ये गेम पूरा समझेंगे तब तक बहुत लेट हो गया होगा। आप सोचिए नेतन्याहू दुनिया भर को क्या दिखा रहे हैं। उनके पास एक कार्ड है, उनके पास एक पत्ता है और इरानियन लीडरशिप को एक एक करके वो हटा रहे हैं। खुद बंकर में छुपे बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक करके ईरान के लीडर्स को हटाया जा रहा है। और इसको रोकने वाला, इसे टेररिस्ट एक्ट बोलने वाला, इसको और एग्रीवेट ना होने देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो बातचीत भी करने जाएगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल अपने एजेंडा में और आगे बढ़ता रहेगा। इस युद्ध पर हमारी नजर लगातार है। अगर आपको हमारा काम यहां पसंद आता है देशभक्त पर, तो जरूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एपिसोड को शेयर करिए और जरूर कोशिश करिए आप हमें सपोर्ट भी करें ऑन patreon.com/thedeshbhakt या फिर नीचे ज्वाइन बटन दबाकर एक मेंबर बनकर, जिससे हम और भी ऐसे इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आपके सामने रख पाए।